नमस्कार। भारतीय संविधान न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की नींव है, बल्कि यह हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम संविधान दिवस पर बातचीत करेंगे। संविधान के आदर्श, हमारे अधिकार, कर्तव्य और इनके बीच संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। आज बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानून के दो अहम जानकार। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व महानिबंधक वीके माहेश्वरी जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर सुमेर चंद रवि जी। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संविधान दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संविधान दिवस पर ये बातचीत है, तो माहेश्वरी जी, मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारा संविधान है क्या, इसकी जो मूल अवधारणा है वो क्या है। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। हमारा सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र प्रदेश में संविधान दिवस मना पा रहे हैं। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान का विकास पूर्व ब्रिटेन में हुआ था। ये एक दिन में नहीं हुआ था, लगातार कई सौ वर्षों में इसका विकास हुआ था। लेकिन अमेरिका पहला एक राष्ट्र था जहाँ पर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था एंड उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। जब हमारे देश में स्वतंत्रता की बात चल रही थी तो 1934 में प्रथम बार श्री एम.एन. रॉय, जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने पहली बार ये एक प्रश्न उठाया था, एक मांग की थी कि हमारे देश में भी एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए ताकि हम संविधान का निर्माण कर सकें। जब हम स्वतंत्र होंगे तो हम उस संविधान के अनुसार ही सरकार चलाएंगे, ये मांग की थी। लेकिन पहली बार इसका आधिकारिक मांग 1938 में कांग्रेस के सम्मेलन में की गई और उस समय उनके जो अध्यक्ष थे वो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बात की मांग की थी कि हमारे देश में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। एंड कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना था कि हम भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे और तत्कालीन उसी समय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। एंड तब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी और उसके बाद संविधान का निर्माण का या संविधान को बनाने का कार्य शुरू किया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हमने लगभग 60 राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन करके अपने संविधान का निर्माण किया था। तो हम अपने संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान मानते हैं, क्योंकि दुनिया भर के संविधानों में जो प्रमुख विशेषताएं थी उन सब को हमारे संविधान में समाहित किया गया है। एंड जो प्रमुख विशेषता है कि हमारी संविधान में हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार वो एक उत्कृष्ट जीवन जी सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान में कुछ नागरिक को कर्तव्य बताए गए हैं। तो दोनों का एक समाहित रूप है हमारे संविधान में कि हर नागरिक को जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है एंड जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को उनका भी वो उपयोग कर सकता है। इन मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भी हमने कई राष्ट्रों से चयन करके लिए जी, हमारे संविधान का है। एंड ये सबसे अच्छी बात ये है, बहुत विशेषता बात है कि लगभग 75 वर्षों से हमारा संविधान हमारे भारत के शासन को सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है, चला रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। तो एक महत्वपूर्ण संविधान, हमारा जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो भारत का संविधान है, आप किस तरह से, अगर मैं चाहूँगी आपसे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रमुख विशेषताएं आप देखते हैं जो हम लोगों को नागरिक के तर्ज पे अधिकार दिए गए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं। ये बहुत सुंदर आपने आज के अवसर पर प्रश्न किया और जैसा कि महेश्वरी जी ने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे उत्तराखंड के जनमानस को आज के उपलक्ष्य में बधाई दी और अवगत भी कराया कि जब भारत के संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई तो
भारत की संविधान सभा के निर्माण की भी आवश्यकता पड़ी। और आपने अभी अवगत कराया कि 9 दिसंबर 1946 को उसका प्रथम बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर चर्चा हुई जी कि संविधान सभा क्यों गठित करने की आवश्यकता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाना था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का माननीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। और तीसरी महत्वपूर्ण बैठक अर्थात 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य को लेकर के आयोजित की गई कि आखिर संविधान सभा क्या करेगी, इसके संविधान सभा के उद्देश्य क्या होंगे और संविधान सभा संविधान निर्माण में क्यों आवश्यक है, जिसमें प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया जी। और उनको आमंत्रण संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया। ये विदित है और सर्वविदित है कि 13 दिसंबर का दिया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान दिवस संविधान सभा में भाषण जी ये ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने संविधान सभा के उद्देश्य के बाद संविधान सभा किस प्रकार से संविधान का निर्माण करेगी और संविधान में किन विषयों को प्रमुखता के साथ भारत को विकास देने के लिए जी और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके समाहित करके चलेगी, इस पर बेजोड़ भाषण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इस तीसरी महत्वपूर्ण संविधान सभा की बैठक में हुआ जी। उन्होंने देश के औद्योगिकरण पर अर्थात हमारे उद्योग की नीति क्या होगी, हमारी समानता और समरसता की सोच क्या होगी, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे हम लेकर के चलेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पैमाने के चिंतन को, राष्ट्रीय महत्व को कैसे आगे लेकर चलेंगे, बताया गया है। और मुझे भी जहाँ तक ज्ञान है, आपके समक्ष रखते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी भाषण था। जी बिल्कुल। और आज जो हमारा देश, अगर हम कहें दुनिया में, विश्व में, हम जब अपने आप को देखते हैं कि एक महाशक्ति की तरह बढ़ते हुए पाते हैं, तो इसका जो मूल आधार है वो हमारे संविधान में निहित है। जैसा आप कह रहे थे कि हमारे उद्योगों को भी राह मिली है, एक समाज के तौर पर, सशक्त तौर पर हम सामने आए हैं और आगे बढ़े हैं। तो माहेश्वरी जी, अगर हम मूल अधिकारों की जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मूल अधिकार दरअसल हमारे हैं क्या, जिन्हें समझने की और हर एक नागरिक को जिसकी जानकारी होनी ही चाहिए। आपका प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है एवं वास्तव में आम नागरिक को संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उनका उपयोग कर सकें। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन 3 मौलिक अधिकार का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, अनुच्छेद आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इसे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा भी दी है। और आर्टिकल 14 जो है वो हम सब नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कानून के सामने सब समान होंगे, ये हमारे नागरिकों के लिए सब समान अधिकार है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया है, जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार है।
एवं हम सब नागरिकों ने ये जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार है, ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके, कोई समानता के अधिकार से वंचित न रहे, इसलिए सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम सब कानून के समय समान हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। दूसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 अर्थात आर्टिकल 19 में दिया गया है। उसमें सबसे पहला अधिकार ये है कि हम सबको अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने से, बोलने के द्वारा कर सकते हैं या किसी और माध्यम से, लिख के कर सकते हैं, वार्ता के द्वारा कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, वाचन का अधिकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से जीवन नहीं जी पाएगा। तो सबसे बड़ा अधिकार है। केवल वाचन का या अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में सबको एक एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है, असेंबल होने का अधिकार दिया गया है, व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है, एंड पूरे राष्ट्र में कहीं भी वो निवास कर सकता है, सेटल हो सकता है। ये अधिकार हमारे अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, जो हर नागरिक के लिए, हर शहरी के लिए समान हैं और सबको जानना बहुत आवश्यक है। तीसरा अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसे कहते हैं लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार। एंड माननीय उच्च न्यायालय ने लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार को बहुत विस्तृत व्याख्या की है। लगभग इसके ऊपर 50 से ज़्यादा मामलों में निर्णय आ चुके हैं कि लाइफ में एंड लिबर्टी में क्या क्या आता है। हमारे जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार, वो भी लाइफ का अधिकार है, भोजन का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इवन हमारे जीवन यापन के माध्यम का अधिकार, हमारे एक अच्छी वातावरण या एनवायरनमेंट का अधिकार, ये सब हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके हमको याद ये करना चाहिए, जिनके कारण संविधान का निर्माण हुआ है, वो संविधान निर्माता हैं, उन्हें आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित भी करना चाहिए और आभार भी व्यक्त करना चाहिए कि जिन्होंने कहा था। उन्होंने अनुच्छेद 21 के बारे में कहा था कि दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सोल है, आत्मा है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। अधिकार इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माने गए हैं। जी, तो ये एक तरह का गोल्डन ट्रायंगल है जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं और जो हमारे को, जो चाहे हमारे करियर की राह हो, जो चाहे हमारे बेहतर जीवन की राह हो, चुनने की आज़ादी देते हैं। तो सुमेर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से मौलिक अधिकारों की बात की, कब ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि मौलिक कर्तव्यों की भी हम अधिकार, अपने संविधान में कर्तव्यों की भी हम बात करें, और क्या हमारे कर्तव्य हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर? जी, बहुत अच्छा आप गंभीरता अपनाए हुए हैं इस विषय में कि कर्तव्यों की ओर आप मुझे ले जा रहे हैं। अभी महेश्वरी जी ने बताया अधिकारों के विषय में। मेरे विचार से कर्तव्यों की बात गंभीर इसलिए हो जाती है कि जब अभी हमारे समक्ष महेश्वरी जी अधिकारों के विषय में विस्तार से बता करके हमें अवगत करा चुके हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की श्रृंखला बहुत लंबी है जी। अर्थात पूरे जीवन को सुरक्षित करने का काम ये हमारे अधिकार और मौलिक अधिकार हमारे जीवन में करते हैं जी। मेरे विचार से अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक हो, उसको किसी भी कारण से शोषित नहीं किया जा सकता, उसका शोषण नहीं किया जा सकता। तो जब इतनी बड़ी गारंटी भारत का संविधान हमें देता है, भारतीय नागरिकों को देता है, मानवता को आधार मानकर देता है जी, तो यहाँ कर्तव्यों की नितांत आवश्यकता हमें समझनी होगी। अर्थात अनुच्छेद 51 क
अब जैसे अनुच्छेद 21 का अभी हमारे सामने प्रसंग सम्मानित महेश्वरी जी ने दिया, जी तो जैसे उसमें अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 क इसलिए संशोधन करके जोड़ा गया कि जो 6 वर्ष से और 14 वर्ष की उम्र के हमारे बालक बालिकाएं हैं, उनके संपूर्ण जीवन का रख रखाव भारतीय संविधान के निर्देश पर अर्थात अनुच्छेद 23 और 24 को आगे रखकर उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनकी सारी पालन की व्यवस्था जी की जाएगी। तो एक ये, और वो शोषण कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कर्तव्यों की आवश्यकता, मैं इसकी पुनरावृत्ति पुनः दे रहा हूँ, इसलिए आ जाती है कि जब इतना बड़ा मान सम्मान स्वाभिमान हमारे जीवन की गारंटी का, हमारे भारत का महान वो दस्तावेज, वो महाग्रंथ जिसको विभिन्न धर्मों के मानने वाले धर्मावलंबी जो अपने अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन उन तमाम धर्म ग्रंथों को मानने वाले महानुभाव इस महादस्तावेज, इस महाग्रंथ को मानते हैं। जी बिल्कुल, तो संविधान ही वो तब इस महाग्रंथ के प्रति हम अपने कर्तव्यों को समझें, और ये महाग्रंथ अर्थात भारतीय संविधान हमें कुछ कर्तव्यों का बोध भी कराता है। जी एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां समाज के प्रति जी हैं, जी वर्षा जी, ये जानना बहुत जी जरूरी जी। है। तो अनुच्छेद 51 क हमें इस बात का निर्देश देता है कि हम भारत के एकता और अखंडता के प्रश्न को पूरा करने के लिए, भारत हमारा एक रह सके, हर कीमत पर अखंड रह सके, भारत को कोई तोड़ न सके, भारत को कोई खंडित न कर सके, हमारी सीमाओं की तरफ बुरी निगाह और बुरी दृष्टि से कोई दृष्टिपात कर न सके। इसमें सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के महान नागरिकों की है, जो अनुच्छेद 51 क हमें अवगत कराता है। जी और वो यही है कि हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, तिरंगे का सम्मान करें, जिसमें त्याग, तपस्या और बलिदान, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। हरा रंग हमारे देश की खुशहाली का प्रतीक है। हम खुशहाल रहें, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, और हमारी सीमाओं में रहने वाले भारत के नागरिक उत्तरोत्तर तरक्की करें, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ते रहें, और हमारा राष्ट्र मजबूत रहे। गेरुए वस्त्र अर्थात नारंगी रंग हमारे तिरंगे का हमें अवगत कराता है, हमें आज़ादी के जंग की याद दिलाता है। उस आज़ादी के जंग में हमने कितना त्याग, तपस्या और बलिदान आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किया था। हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और जो प्राणों की आहुति न भी दे सके, लेकिन उनका समर्पण, उनका त्याग किसी बलिदान से कम नहीं था। जी अर्थात हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, उनका भारत की आज़ादी के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानी का इतिहास अविस्मरणीय है, भावी पीढ़ियों के लिए जी बिल्कुल प्रेरणादायी है। और जो हमें ये राष्ट्र मिला है, जो देश मिला है, उसको भविष्य की तो ओर हम इस राष्ट्रीय ध्वज को, जी जिसमें तीसरा रंग नहीं है, लेकिन वह श्वेत रंग कहा श्वेत जाएगा। रंग है। जी रंग न होने पर भी उसे श्वेत रंग कहा जाएगा। अर्थात हम साफ हृदय से, विशुद्ध भावना से, बिना छल कपट के राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, जैसे हमारे राष्ट्र के सैनिक, हमारे राष्ट्र के सैनिक अधिकारी सीमाओं पर, और जब वो सीमाओं पर ना भी हों, एक शांति का प्रतीक तब भी वो है, हमारे सफेद राष्ट्र की रंग। हिफाजत जी। करते हैं। तो हम तिरंगे की हिफाजत अपने प्राणों के आखिरी दम तक करते रहें। ये प्रेरणा भी
भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 क जी कर्तव्यों का बोध कराते हुए, कर्तव्यों की तरफ हमें इंगित करते हुए हमें आदेशित करता है कि हम प्राणों की आहुति देनी भी पड़े तो भी हम अपने इन कर्तव्यों से पीछे न हटें। तभी हमारा लोकतंत्र और हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम जीवित रह सकता है। जी और हमारी आस्था है, हमारे राष्ट्र निर्माताओं की आस्था है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आस्था है, बिल्कुल। हमारे तो संविधान अगर हम ये निर्माताओं की बात आस्था है। कर्तव्यों की बात को थोड़ा और आगे तो- बढ़ाएं। माहेश्वरी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो क्या सूची है, क्या मौलिक कर्तव्य हैं जिनके बारे में नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 42 अमेंडमेंट से संशोधन करके 1976 में ऐड किए गए। जी इससे पहले एक समिति बनाई गई थी जिसे सोन सिंह समिति कहते हैं, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये हमारे मौलिक कर्तव्य इसमें संविधान में समाहित किए गए हैं। एंड ये मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं। कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा और करना चाहूँगा। पहला, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने महान ग्रंथ, जो देश का सुप्रीम लॉ है, जो संविधान है, उसका सम्मान करे एंड संविधान के अनुसार ही अपने कार्य करे। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य है कि हर नागरिक कर्तव्य है कि वो वायलेंस से दूर रहे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज एंड राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे। और चौथा कर्तव्य ये है कि वो भाईचारा बढ़ाए एंड पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार रहे। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम पर्यावरण के और वातावरण के प्रति संवेदनशील रहें और अपने मतलब वातावरण को या पर्यावरण को ऐसा बनाए रखें ताकि हमारे आने वाली संतानों को एक स्वच्छ और एक विशुद्ध और एक स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार मिल जाए। ये मौलिक कर्तव्य है। लेकिन एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार बात करते हैं, तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बाद वो न्यायालय के द्वारा उनका एनफोर्समेंट करा सकता है, उन्हें लागू करवा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में बहुत सोच समझ की बात रखी गई है कि मौलिक कर्तव्य को एनफोर्समेंट नहीं करा सकता। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो स्वयं ही अपनी आत्मा से, अपने आचरण से मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसके लिए किसी को एनफोर्समेंट नहीं करा सकता। तो मैं अपने सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो संविधान को पढ़ें, अपने मौलिक कर्तव्यों को पढ़ें और अधिकारों से पहले मौलिक कर्तव्यों को पढ़ें और उन कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज की ये जो वार्ता है तभी सफल होगी कि अगर हम मौलिक कर्तव्यों को पढ़ें, उनका अनुपालन करें और तब अधिकारों की बात करें। और माहेश्वरी जी, जो हम ये बात करते हैं अधिकारों की और कर्तव्यों की, तो जब आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि अधिकारों से पहले हम अपने कर्तव्यों को पढ़ें, इनके बीच में संबंध क्या है? कैसे हम अपने कर्तव्य और अधिकार को जोड़कर एक साथ देखें? जी देखिए, जहाँ तक कर्तव्य और अधिकारों की बात है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को पूरक हैं और एक दूसरे के जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री है। जहाँ कर्तव्य होंगे वहाँ अधिकार भी होंगे और जहाँ अधिकार होंगे वहाँ कर्तव्य भी होंगे। और हमारे संविधान में अधिकारों को और कर्तव्यों को दोनों को समाहित किया गया है। लेकिन मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि अगर कोई नागरिक ये कहता है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार के बारे में उसे प्रश्न उठाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि संविधान में उसके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, क्या उसने उन कर्तव्यों का पालन किया है या नहीं किया है। अगर उसने उन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो मैं कह सकता हूँ कि उसे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हम स्वयं ही अपने आचरण से, अपनी अंतरात्मा से, अपने कर्तव्यों से अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें एंड दूसरों को भी सिखाएं। अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं,
अपने मित्रगण हैं उन्हें बताएं कि हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं करना है, किसी के कहने से नहीं करना, किसी का एनफोर्समेंट नहीं करना, किसी कानून के बल पर नहीं करना, लेकिन स्वयं करना है। एंड जो काम स्वेच्छा से किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक महत्वपूर्ण बात अभी आप कह रहे थे कि पर्यावरण को लेकर भी अभी एक हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, जिसे हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बीच में बात की गई, जीने के अधिकार के तौर पर शामिल किया गया। तो यहाँ भी मौलिक कर्तव्य बहुत अहमियत रखता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, अभी आपने सब जानकारी है कि हमारे देश की जो वायु है, वायु में इतना प्रदूषण आ चुका कि शायद उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके लिए दायित्व किसका है, कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, किसी दूसरे नहीं सकते। हमें सोचना है कि हमने अपने जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसे बचाने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए हमने क्या किया, और छोटे छोटे स्टेप जो हैं, उस छोटे छोटे स्टेप से हम पर्यावरण बचा सकते हैं। और छोटे छोटे स्टेप क्या है? हम केवल कूड़ा सड़क में ना फेंकें, हम कूड़ा कूड़े के स्थान पर डाल दें, इससे हमारा जो है पर्यावरण है वो बच सकता है। जी बिल्कुल। तो दूसरा, हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। अगर उपयोग करते हैं तो उसे रीयूज करें, उसे सड़कों पे थ्रो ना करें। तो छोटे छोटे काम है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम है, और मैं ऐसे नहीं करा, मैं केवल वो काम बता रहा हूँ कि जिन्हें मैं अपने जीवन में स्वयं उपयोग करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैं प्लास्टिक पहले तो लेता नहीं हूँ, मार्केट जाता हूँ, बाजार में जाता हूँ, लेता नहीं। अगर किसी कारण से घर भी आ गई तो मैं कभी उसे सड़क पर नहीं फेंकता, क्या तो रिसाइकलिंग के लिए दूंगा या किसी दूसरे पुनः यूज करने के लिए दूंगा, तो वैसा करता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जागरूकता हमारी ये है कि हम वॉयलेंस से दूर रहें, एंड दूसरा कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहें, संयमित रहें, एंड उसके प्रति ये सोचें कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ करना है। जब सब नागरिक इसमें सहयोग करेंगे तभी हमारा पर्यावरण बच पाएगा, अन्यथा नहीं बच पाएगा। जी बिल्कुल। तो सभी का सहयोग और सभी लोगों को मिलकर मैं भी आपसे भी चाहूँगी कि आखिर में आप एक छोटा सा संदेश दें कि किस तरह से हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के बारे में बहुत सजग होने, जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए वर्षा जी, हमारे देश का नागरिक तमाम अधिकारों से संविधान के माध्यम से आच्छादित है। कर्तव्य का बोध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें उसी समय करा दिया था जब संविधान सभा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष अर्थात संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान प्रारूप समिति को स्थापित किया और उसमें माननीय 7 सदस्यों को प्रारूप समिति को संचालित करने की जिम्मेदारी दी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए गए। जी। तो भारत की माताओं और बहनों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस त्याग को वो समझें कि जिस त्याग को उन्होंने हिंदू कोड बिल को स्वीकार न कर दिए जाने के कारण प्रथम कानून मंत्री के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था, अर्थात भारत की नारियों, भारत की महिलाओं के जी बिल्कुल सर्वांगीण विकास के प्रश्न को लेकर के जो आगे चल करके उनके त्याग पत्र के पश्चात 1953-54 में उनकी बात को मान लिया गया, अर्थात हिंदू कोड बिल में दी गई व्यवस्था भारतीय नारी के कल्याण के संदर्भ में स्वीकार की गई। तो ये उन्हीं की सोच थी, इसलिए मैंने ये सभी माताओं और बहनों से ये आग्रह किया। बिल्कुल जी, धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे स्टूडियो में आए और ये बहुत अहम और बहुत रोचक जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान दिवस के अवसर पर हमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेना और अपने कर्तव्यों को निभाना। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।